नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास में वस्तुनिष्ठता एवं पूर्वाग्रह। ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ने के साथ साथ आपको चीज़ें समझ में आएगी। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आगे हम समझेंगे। इतिहास में वस्तुनिष्ठता एवं पूर्वाग्रह। इतिहास में वस्तुनिष्ठता से आशय किसी इतिहासकार द्वारा किसी ऐतिहासिक घटना का यथार्थपूर्ण और तथ्यपरक अध्ययन करना है। प्रोफेसर गैरो। वस्तुनिष्ठता से आशय व्यक्तिगत पक्षपात एवं पूर्वाग्रह के बिना किसी घटना या तथ्यों का वर्णन करने अथवा ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन करने से है। प्रोफेसर गैरो के अनुसार इतिहास जिस घटना का वर्णन करे उसकी व्याख्या सत्यता पर आधारित होना चाहिए। मतलब इतिहास में अगर हम कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो वह सच होना चाहिए, झूठ नहीं। प्रारंभ में इतिहास के संबंध में यह धारणा थी कि वह घटनाओं व तिथियों का संकलन मात्र है, और ऐसा हम अक्सर सोचते हैं कि राजा महाराजाओं और तिथियों के अलावा इतिहास में है ही क्या। लेकिन और यह कला का विषय है। कालांतर में यह धारणा परिवर्तित होती है और इतिहास के तथ्यों को यथार्थता यानी कि सत्य की कसौटी पर खरा सिद्ध किया जाने लगता है, और इससे इतिहास में वस्तुनिष्ठता के उद्भव का आरंभ होता है। यानी कि पहले इतिहास सामान्य तौर पर ऐसे ही अतीत की घटनाओं का वर्णन कहा जाता था, फिर धीरे धीरे इसमें वस्तुनिष्ठता आई, बोले तो इसमें सटीकता आई, और साथ ही साथ यथार्थ जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसके साथ इसको जोड़ा गया, तो इसमें वस्तुनिष्ठता हमें देखने को मिलती है। धीरे धीरे इतिहास को विज्ञान की तरह मानने पर बल दिया गया और इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या अब हम यहाँ पर देखते हैं। क्या है? कल्पनातीत। अब यहाँ पर कल्पनातीत क्या है? कल्पना से परे। ये मत कौन देता है? तो ये मत देता है डार्डेल। डार्डेल के अनुसार कोई भी विषय अपने आप में वस्तुनिष्ठ नहीं होता, विषय से अलग करके ही वस्तुनिष्ठता आरोपित की जाती है। और इतिहासकार अतीत की घटनाओं का चित्रण किसी विशेष दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष या भ्रांति के आधार पर प्रस्तुत करता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इतिहासकार अतीत की घटनाओं का चित्रण किसी विशेष दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष या भ्रांति के आधार पर प्रस्तुत करता है। यानी कि इतिहासकार 100% निष्पक्ष होगा ये हम नहीं कह सकते, उसमें कोई ना कोई प्रभाव, कोई ना कोई चित्रण हमें देखने को मिलेगा ही। अब देखिए, कार्ल मार्क्स, स्पेंगलर, कार्ल मैनहीम जैसे इतिहासकारों ने विशेष दृष्टिकोण से अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया। इतिहासकार वॉल्स के अनुसार इतिहास का अध्ययन एक दृष्टिकोण विशेष से करना चाहिए, और ये कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन हमें एक दृष्टिकोण विशेष से करना चाहिए। किसी दृष्टिकोण में फंसकर अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, अगर आप मार्क्सवादी बनकर, समाजवादी बनकर या दलित बनकर इतिहास का अध्ययन करोगे तो आप वैसे ही लिखोगे जिस वर्ग से आप आते हो या जिससे प्रभावित हो। इसलिए आपको निष्पक्ष होकर बिना किसी वर्ग के बजाय आपको सामान्य तौर पर इतिहास लिखना चाहिए। एक दृष्टिकोण से आपको लिखना चाहिए, ना कि किसी एक विचारधारा से प्रभावित होकर। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यह बात कहते हैं मार्क्स। और मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह संस्कारों से जुड़ा है, और इस संस्कारों का प्रभाव इतिहासकार पर पड़ता है। इतिहासकार स्वयं को जाति व धर्म के आग्रहों से मुक्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि औरंगजेब के संदर्भ में इतिहास लेखन करते समय जदुनाथ सरकार और फारूकी के लेखन में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। जहाँ पर फारूकी उसका समर्थन करता है कि भाई बहुत अच्छा है, वहीं पर जदुनाथ उसके खिलाफ खड़े हुए हमको मिलते हैं। तो इस तरह से जाति, धर्म, जो क्षेत्रीयता है वो भी यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। अगर आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति है वो बहुत बड़ा बन गया अचानक से, तो आपने उसको इस संघर्षों को देखा है तो आप उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलोगे। अगर 4 फीट की नाली कूद के जाता था तो आप कहोगे कि भैया 10 फीट की नदी कूद के वह जाता था पढ़ने के लिए, और कभी कभी तो वह नाली में तैर कर वह पढ़ाई करने के लिए जाता था। लेकिन अगर आपके क्षेत्र का वह व्यक्ति नहीं है, तो अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई वह 10 किलोमीटर तक पैदल जाता था पढ़ने, तो आप कहोगे कि बस ऐसे ही कुछ भी फेंका फाकी कर रहे हो। तो यहाँ पर विशेष महत्व होता है कि यहाँ पर इतिहासकार किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है।
अब देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार वैज्ञानिक इतिहासकारों समाज से बाहर वस्तुनिष्ठता खोजनी चाहिए। वैज्ञानिक इतिहासकारों को समाज से बाहर वस्तुनिष्ठता खोजनी चाहिए। समाज में अगर वह खोजेंगे तो इससे वह प्रभावित हो जाएंगे और वह फिर निष्पक्ष इतिहास नहीं लिख पाएंगे। सामाजिक वातावरण और संस्कारों के कारण ही हिंदू, मुस्लिम, अरब, यहूदी, रूसी और अमेरिकी इतिहासकारों के लेखन में तीव्र मतभेद है। इतिहास का स्वरूप प्रत्येक युग में परिवर्तनवादी रहा है। अतीत की घटनाओं का वर्णन प्रत्येक युग का इतिहास समान रूप से प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार करता है। जैसे उपनिवेशवाद, दास प्रथा किसी युग की सामाजिक व्यवस्था जो वैधता प्राप्त हो, लेकिन वर्तमान में इसे सामाजिक अभिशाप माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर गुलाम पहले रखे जाते थे पर आज नहीं रखे जाते। जैसे हम कहते हैं कि भैया सामाजिक व्यवस्था का वैधता प्राप्त हो, यानी कि वर्तमान में कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि हो सकता है आज हम देखते हैं कि LGBTQ जो सोसाइटी है वह सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है कि भाई हमको वैवाहिक अधिकार चाहिए, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के आसपास उनको शारीरिक संबंध बनाने की छूट दे दी। तो अब वो मांग कर रहे हैं कि भाई हमको शादी का भी अधिकार दो, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश दे रहे हैं, आप भी लिबरल बनो। अब यहाँ पर हो सकता है कि आज का जो समाज है वो रूढ़िवादी है कि भैया हम नहीं दे सकते, हम आपको अगर ज़िंदगी जीना है तो हमारे हिसाब से जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी संख्या कम है, आप अल्पसंख्यक हो और बहुसंख्यक के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आज से 50 साल बाद कोई ऐसे लिबरल समाज का निर्माण भारत में हो जहाँ पर कहा जाए कि भाई तुम LGBTQ हो, तुम मेल हो, फीमेल हो, तुम जो भी हो, यहाँ तक कि तुम अगर जानवर भी हो तो तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी खुद जीने का अधिकार है। तुम लड़के से शादी करो या लड़की से शादी करो, लड़का लड़की शादी करे या फिर लड़की लड़की शादी करे, जिसको जो करना है करो, सब फ्रीडम है, सब आज़ादी है। हो सकता है 50-100 साल बाद ऐसा समाज आ जाए जब उस समाज के लोग हमारा अध्ययन करेंगे तो वो हमें गधा समझेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये कुप्रथा थी कि आपने इतने सालों तक इनका शोषण किया और इन्हें आपने उनका जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन क्या आज हमको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? बहुत कम लोगों को लगता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोगों को लगता तो बदलाव हो जाता। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि भाई LGBTQ जो समाज है, ट्रांसजेंडर है, लेस्बियन, गे वगैरह है, इनको हम छूट क्यों दें, इन्हें सामाजिक बंधनों में रहना चाहिए। तो इस तरह से आज का समाज जिन समस्याओं को या फिर जिन व्यवस्थाओं को समाज का सिस्टम मानता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, हो सकता है कि आज से 100-50 साल बाद का समाज उन चीज़ों को गलत मानेगा और उन्हें सुधारेगा। तो इस तरह से ये तय होता है कि भैया जो पुरानी कुप्रथाएं हैं, हो सकता है कि वह उनके समय पर अच्छी मान्यता प्राप्त रही होगी। इसलिए आज हम सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाओं के बारे में जब सुनते हैं तो हम कहते हैं कि छी कैसा समाज था, कितना पिछड़ा हुआ समाज था, आज का समाज बहुत अच्छा है। तो भले ही आज का समाज आज की तुलना में 2025 के लोगों को लग रहा है कि 2025 का जो समय है वह दुनिया के इतिहास में सबसे अच्छा समय है, लेकिन हो सकता है कि 2050 का जो लोग रहेंगे उन्हें लगेगा कि 2025 के लोग कितने पिछड़े हुए थे, कितनी गलतियां उनमें थी, कितनी खामियां थी। तो समय के साथ साथ ये बदलता जाता है और पिछली पीढ़ियों की गलतियों को आने वाली पीढ़ियां बेवकूफ़ कहती है और कहती है कि भैया वो कैसे लोग थे। अब देखिए, इतिहास का स्वरूप प्रत्येक युग में परिवर्तनशील रहा है। अतीत की घटनाओं का वर्णन प्रत्येक युग में इतिहासकार समान रूप से नहीं करता, बल्कि अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार करता है। जैसे उपनिवेशवाद, दास प्रथा किसी युग की सामाजिक व्यवस्था जो वैधता प्राप्त हो, लेकिन वर्तमान में इसे सामाजिक अभिशाप माना जाता है, जो मैंने आपको समझाया। जैसे गुलाम पहले रखे जाते थे पर आज इसे सही नहीं माना जाता। अतः वस्तुनिष्ठता कल्पना यहाँ पर मात्र है। अब देखिए, मंडलबाम कहते हैं कि ऐतिहासिक न्याय मूल्य परक होता है, अतः उसे वस्तुनिष्ठ स्वीकार नहीं किया जा सकता। सामाजिक मूल्यों का स्वरूप स्थायी न होकर प्रत्येक युग में परिवर्तनवादी होता है, परिवर्तित होता रहता है और परिवर्तित सामाजिक मूल्यों का प्रभाव इतिहास के दृष्टिकोण पर पड़ता है, जो कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए बाधक है। क्रोचे, डिल्थे और मैनहीम के विचारों का अध्ययन
करें तो इनका इतिहास लेखन मूल्यपरक दिखाई देता है। इतिहास में किंवदंतियाँ किसी युग में प्रमाणित और मान्यता प्राप्त होती हैं, लेकिन अब वे मानव इतिहास में उपेक्षित सामग्री बन गई है। अब उन्हें लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार वर्तमानकालिक ऐतिहासिक प्रामाणिकता और मान्य तथ्य भविष्य में उपेक्षित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सार्वभौमिक और सार्वकालिक नहीं हो सकती। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता पर व्यक्तित्व और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर शिलर कहते हैं कि इतिहास में निर्वैयक्तिक ज्ञान अर्थहीन होता है। रचनाएं लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती हैं। निवैयक्तिक, जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व का प्रभाव न हो, और रांके यहाँ पर निर्वैयक्तित्व का मतलब क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व जो हमारा कैरेक्टर होता है उसका प्रभाव न हो। अब यहाँ पर रांके कहते हैं कि इतिहास लेखन अंतश्चेतना यानी कि इंटर कॉन्शियसनेस का विषय है और अंतश्चेतना का भाव प्रधान होना स्वाभाविक है। जीपी गूच कहते हैं कि हाड़ मांस के बने लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मुद्रित पृष्ठों में होती है, यानी कि एक लेखक का कैरेक्टर क्या है कि उसकी रचनाएं बताती है, ना कि वो खुद। यहाँ पर इस प्रकार व्यक्तिगत भावनाओं और वातावरण के प्रभाव को इतिहास लेखन से अलग कर इतिहास लेखन को वस्तुनिष्ठ बनाना संभव नहीं है। अब आगे देखिए कि कभी कभी इतिहासकारों द्वारा इतिहास लेखन में मिथ्यापूर्ण या अतिशयोक्तिपूर्ण समावेश एक व्यवस्था बन जाती है। विशेषकर प्राचीन और मध्यकालीन दरबारी इतिहास लेखन के संबंध में और आधुनिक काल में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के संबंध में ये लेखक अपने वातावरण के प्रभाव में शासकों और आश्रयदाताओं की प्रशंसा, उनका महिमा मंडन आदि के परिप्रेक्ष्य में वर्णन करते हैं, जैसे चरित्र काव्य, पृथ्वीराज रासो, प्रशस्ति, दरबारी लेखन आदि। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने पूरी तरह से निष्पक्ष लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये राजा महाराजाओं के संरक्षण में अगर ये खुलकर उनके खिलाफ भी लिखते हैं तो क्या ये जीवित रहेंगे? इसलिए इनको प्रभाव में आकर लिखना पड़ रहा है। प्रमुख मत की बात करें तो वेबर कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता एक दोष है, क्योंकि इतिहास में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति अत्यंत जटिल है। अब देखिए, गार्डिनर कहते हैं कि इतिहास का संपूर्ण स्वरूप वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इतिहास के कुछ भागों को वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं, जैसे आर्थिक इतिहास। एल्टन कहते हैं कि इतिहासकार की चयन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन का बाधक तत्व होता है। इतिहासकार कितना भी निष्पक्ष क्यों न हो, विषय का चयन उसके द्वारा ही किया जाता है। वह घटनाओं के मूल्यांकन में कितना भी निष्पक्ष क्यों न हो, निष्कर्ष उसी के हाथ में होता है। इतिहास के प्रस्तुतिकरण में इतिहास का स्वरूप वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इतिहासकार की विचारधारा, उसकी मानसिकता मायने रखती है। वॉल्स कहते हैं कि इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है। किसी भी इतिहासकार के लिए अतीत का सर्वांगीण चित्रण करना कठिन है। प्रायः इतिहासकार अतीत की किसी एक पक्ष का वर्णन करता है और अतीत का विस्तृत क्षेत्र इतिहासकार को किसी एक पक्ष के अनुकूल चयन करने के लिए विवश करता है। यानी कि इतिहासकार किसी एक घटना में भी उसके सारे पक्षों को नहीं बता सकता, वह किसी एक पक्ष के समर्थन में जाकर उस पक्ष के अनुसार ही बता सकता है। जैसे अगर आप औरंगजेब की बात कर रहे हो तो आप औरंगजेब का पूरा अध्ययन भी कर लो तो आप या तो उसको कट्टर शासक कह सकते हो या फिर अच्छा प्रशासक कह सकते हो। तो यहाँ पर या तो आप उसकी बुराई कर सकते हो या अच्छाई कर सकते हो, भले ही आप पूरे फैक्ट्स यहाँ पर रख दो। तो इस तरह से आप संपूर्ण सर्वांगीण वर्णन आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। इस प्रकार का चयन इतिहासकार को पूर्वग्रही बना देता है। पूर्वग्रही विचार के इतिहास, एक ही घटना को इतिहासकार अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जैसे गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में आधुनिक इतिहासकार मेहदी हसन मोहम्मद बिन तुगलक को निर्दोष मानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई, जबकि दूसरे इतिहासकार जैसे ईश्वरी प्रसाद
जैसे लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की थी। जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था तब हमने देखा था कि एक लकड़ी के महल में किलो खरी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लकड़ी के महल को इस तरह से बनाया गया था कि जब वह गिरे तो उसका ज़्यादातर भाग गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिरे और वह मर जाए। जबकि ज़्यादातर इतिहासकार मेहंदी हसन, जो कुछ सीमित इतिहासकार हैं, वह कहते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक निर्दोष था। दोनों इतिहासकारों ने अपने पूर्वाग्रही विचारों के कारण अपने अपने तर्क के समर्थन में तथ्यों का चयन किया है। इस प्रकार तथ्यों का चयन ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए बाधक है। अगर तथ्य, वही मैंने जब शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आपको 10 अच्छी बातें पता हैं और 10 बुरी बातें पता हैं, तो अब आपकी मानसिकता के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप किन बातों को लेकर इतिहास लिख रहे हो। अगर आप प्रभावित हो पॉजिटिव वे में तो आप अच्छी बातों को ज़्यादा लोगे, अगर नेगेटिव वे में आप प्रभावित हो तो आप बुरी बातों को ज़्यादा लोगे। अब देखिए, हाल्फिन कहते हैं कि हाल्फिन ने इतिहास में पक्षपात की उपादेयता उपयोगिता को सिद्ध किया है क्योंकि यह पाठक को आगाह करता है। अब यहाँ पर एक जो हाल्फिन है, इनका ये कथन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हाल्फिन ने इतिहास में पक्षपात की उपादेयता को सिद्ध किया है क्योंकि यह पाठक को आगाह करता है। ये कौन कह रहा है? हाल्फिन कह रहा है। जैसे अकबर के संदर्भ में बदायूनी का इतिहास लेखन द्वेषपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण होने के कारण बदायूनी के इतिहास लेखन के अध्ययन में हमें अन्य समकालीन स्रोतों से पुष्टि करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हाल्फिन क्या कहता है कि अगर आप किसी के बारे में पढ़ो तो आप सिर्फ एक वे में मत पढ़ो कि आपने, मान लो आपने पढ़ा गांधी जी के बारे में, तो हो सकता है कि आप ऐसे राइटर के बारे में, एक ऐसे राइटर की बुक से पढ़ रहे हो जो सिर्फ गांधी जी की प्रशंसा ही करते रहें, या फिर एक ऐसे राइटर की बुक से आप पढ़ रहे हो जो गांधी जी को कमज़ोर व्यक्ति बताने का प्रयास करे। तो यहाँ पर हाल्फिन कहता है कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स पढ़ने का प्रयास करो ताकि आप उनके व्यक्तित्व को, किसी भी घटना को बेहतर तरीके से आप समझ सको। अगर आप किसी एक पक्ष से ही पढ़ते हो, किसी एक राइटर के भरोसे पढ़ते हो, तो आप वही सोचोगे जो राइटर सोचेगा। तो यहाँ पर अगर राइटर अच्छा सोचेगा तो आप उस घटना को अच्छा मानोगे, गलत सोचेगा तो आप गलत मानोगे। लेकिन जब आप बहुत सारे राइटरों को पढ़ लोगे, बहुत सारे इतिहासकारों को पढ़ लोगे जिन्होंने उस घटना के विषय में लिखा है, तो फिर आप सबको पढ़ने के बाद में अपना खुद का एक मत निकाल सकते हो कि आप उस घटना के विषय में क्या सोचते हो और आखिर में वह घटना क्या थी। तो यहाँ पर यह था एक छोटा सा टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।